हेलो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे थे फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन और चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देख चुके थे। उसमें वीडियो क्लियर नहीं आया है, साउंड क्लियर है लेकिन वीडियो क्लियर नहीं आया है, इसलिए मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूंगा। उसके आगे अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे। ये चार्ज के बाद कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स का क्या रूल है उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो फर्स्ट रूल हम लोग देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या है? टू लाइक या सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। टू सेम चार्ज या टू लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, यानी कि दो सेम चार्ज जो होगा वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। एंड अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी दो अगर अपोजिट चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे देखिए एग्जांपल में, देखिए यदि वीडियो क्लियर नहीं दिखे, मैं बोल बोल करके इसको लिख रहा हूं। देखिए एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूं, यदि नहीं दिखे तो भी इसको आप समझ सकते हैं। टू लाइक और सेम चार्जेज, टू लाइक और सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, क्यू चार्ज निगेटिव, ये भी क्यू चार्ज निगेटिव, यानी दोनों क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैसे फोर्स लगाएगा, इसके बारे में देखना है। तो ये इस पर इस तरह से फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये क्या करेगा? ऐसे फोर्स लगाएगा। ये दोनों एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाएगा? ये ऐसे लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। उसी तरह से दो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव, ये देखिए दोनों चार्ज है। ये भी क्या करेगा? दोनों यहां भी क्या है? सेम चार्ज है। ये भी दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस तरह से दिखा सकते हैं, या तो इसको हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से रिपेल करेगा, ये इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि सेम चार्ज यदि रहेगा, कूलम्ब्स का फर्स्ट रूल क्या है कि सेम चार्ज जब रहेगा तो एक दूसरे को ये रिपेल करता है। यानी दो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल किया, ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। उसी तरह से ये निगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को ऐसे खींचेगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कूलम्ब्स का सेकंड लॉ को देखेंगे। उसमें हम लोग इक्वेशन को निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स का सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है कूलम्ब्स का, वो देखिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between
टू चार्जेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट रूल क्या था कि दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता था और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था, हम लोग ये देखे थे। लेकिन सेकेंड रूल में हम लोग देखेंगे कि दो सेम चार्ज हो या दो अपोजिट चार्ज हो, सेम चार्ज है तो रिपेल कर रहा है तो फोर्स कितना लगेगा एक दूसरे पर, ये चीज इसमें निकालना है। या सेम चार्ज अपोजिट चार्ज है अट्रैक्ट कर रहा हो तो वो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, उस चीज को सेकेंड रूल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि अट्रैक्शन भी होगा सेम चार्ज रहेगा तो, रिपल्सन अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज, यानी कि फोर्स जो होता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हो गया कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का यानी गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब हो गया कि अगर डिस्टेंस हम लोग बढ़ाते हैं तो ये दोनों के बीच लगने वाली फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, और डिस्टेंस को घटाएंगे यानी नजदीक लाएंगे तो दोनों के बीच लगने वाली फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। पहले क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए सेकेंड रूल को, उसके बाद इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। एक इक्वेशन में लिख देता हूं तब तक। फर्स्ट में क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज। यानी फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, देयर चार्जेज, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का, यानी Q1 Q2 का। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हम लोग यहां तक देख चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज। अब यहां से देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/r², यानी डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। इससे क्या क्लियर हो गया कि यदि चार्ज हम लोग बढ़ाएंगे, Q1 बढ़ाए या Q2 बढ़ाए, दोनों में से कोई भी बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग डिस्टेंस r क्या है यहाँ पर, वेयर r इज ए डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेज, r इज ए डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेज। यदि हम लोग क्या करते हैं, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज, अगर इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये अगर बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ जाएगा, एक डिक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज को जैसे जैसे हम लोग निकट लाते हैं इसको समझना है मैं, चार्ज को जैसे जैसे हम लोग निकट लाएंगे फोर्स का वैल्यू, एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसको हम लोग दूर ले जाएंगे, ऐसे दूर ले जाएंगे, यानी कि ये इंक्रीज करेगा, ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन
देम। और चार्ज अगर कुछ भी बढ़ाएंगे, ये बढ़ाए या ये बढ़ाए, एक दूसरे के बीच क्या होगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग पहले एंट्री कर लेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मैं इसको मिटाऊंगा, इक्वेशन बड़ा है, मैं सारे इक्वेशन को साथ में लिखूंगा। एक लाइन और मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग देखते हैं, यानी दोनों को मिला के लिखेंगे तो फोर्स इज proportional to the Q1 Q2, directly proportional to the Q1 Q2 and inversely proportional to the square distance between them। ये डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, फोर्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट आएगा के, प्रोपोर्शनल की जगह एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, यानी फोर्स इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, के को लिखेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर के क्या है, के के बारे में हम लोग देखेंगे। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये किस पर डिपेंड करता है, सारे चीज को हम लोग अभी देखेंगे, तब तक इसको एंट्री कर लीजिए, क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा, बोर्ड छोटा है। हाँ, तो हम लोग आगे देखेंगे। देखिए क्या था, दो चार्ज के बीच डिस्टेंस r था और दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देख चुके थे कि फर्स्ट में क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेस, एंड सेकेंड में था द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग हटाते थे तो एक के लगाते थे, यानी फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है और एक क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब यहां पर के क्या है, के आपको मैं बताया था कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के यहां पर क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी वेयर के इज ए कांस्टेंट। के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। के यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इट डिपेंड ऑन मीडियम। ये क्या मीडियम पर डिपेंड करता है। के का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर। एयर में इसका वैल्यू कुछ अलग होगा और वैक्यूम में कुछ इसका वैल्यू अलग होगा, यानी कि ये मीडियम पर इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। ये सारे वैल्यू को हम लोग वन बाय वन निकालेंगे, क्या वैल्यू है, ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, के इज रिटेन एज, के को हम लोग क्या बोलते हैं, के इक्वल टू वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1 बाय, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एप्सिलॉन को यहां ले जाएंगे तो के यहां आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई के। एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई के। या एप्सिलॉन भी क्या है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। एप्सिलॉन भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। एप्सिलॉन इज अनदर कांस्टेंट, ये दूसरे तरह के कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। एप्सिलॉन इज अनदर कांस्टेंट विच ऑल्सो डिपेंड ऑन मीडियम। इसका भी वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, एंड इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
यानी इसको हम लोग बोलेंगे एप्सिला को परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम का परमिटिविटी होता है, मीडियम का परमिटिविटी होता है। यानी हम लोग बोलेंगे फोर्स इक्वल टू के की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1/4 के की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 1/4 और Q1 Q2/r²। यहां से हम लोग देखेंगे फोर्स इक्वल टू के का वैल्यू कहां से आ गया, यहां से 1/4 के का वैल्यू, और बाकी ये बचा हुआ लिखेंगे Q1 Q2/r²। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग इसका वैल्यू एयर में इसका वैल्यू क्या होगा, उसके बाद वैक्यूम में इसका वैल्यू देखेंगे, सारे वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं वैक्यूम में क्या होगा। इन वैक्यूम में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए हैं, इन वैक्यूम के लिए। ये मीडियम कैसा वैक्यूम है, Q1 Q2/r², यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये परमिटिविटी है किसका, वैक्यूम का। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट कैसे निकाले हम लोग, उसको हम लोग एक बार देखेंगे। अब देखिए यूनिट ऑफ परमिटिविटी अगर निकालना हो तो उसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट परमिटिविटी का, यानी इसका हम लोग देखेंगे यूनिट, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल इक्वेशन, तो कूलम्ब का तो हम लोग पहले जान चुके थे, IT होता है, I और T का स्क्वायर। न्यूटन्स का हम लोग जानते हैं mLT⁻² होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, तो mLT⁻² और मीटर का हो जाएगा L²। यानी इसको सोल्व करेंगे, m ऊपर जाएगा m⁻⁻1। देखिए L यहाँ कितना है, L² है, और यहाँ पर एक L है, यानी L Q हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो L⁻³ T पर क्या हो जाएगा, T यहाँ पर क्या है 2 है, -2 है, तो ऊपर जाकर प्लस, यानी ये 2 यानी T⁴ और I पर स्क्वायर होगा। अगर इसको यूनिट निकालने के लिए सीखना है तो देखिए बहुत इजी है, कुछ भी करना नहीं है। हमको किसका यूनिट चाहिए, इसका चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये नीचे है, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे निकालना चाहते हैं 1/4 का निकालना चाहते हैं, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, यानी हम लोग इसका निकालेंगे। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का यूनिट को अगर निकालते हैं तो ये क्या होगा, देखिए ये फोर्स और ये दोनों क्या हो जाएगा, फोर्स और ये दोनों क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी का ये क्या होगा, Q यानी Q² हो जाएगा, और ये फोर्स इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि हम लोग बोलेंगे फोर्स का हो जाता है न्यूटन मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन लिखना हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में सारे चीज को सीख चुके थे। यदि यह समझ में नहीं आ रहा हो यूनिट एंड डायमेंशन लिखने के लिए, तो मेरा यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसमें सारे चीज को अच्छी तरह से बताया गया है कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, यूनिट क्या है, सारे यूनिट को यूनिट पर वीडियो बनाया हुआ है। यूनिट एंड डायमेंशन लिखने के लिए कैसे लिखेंगे उसको देख करके आप आसानी से
सीख सकते हैं। कूलॉम्स लॉ इतना ही है। अब इसके आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन या अगला टॉपिक को देखेंगे। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।